हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये हेल्पफुल होगी वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा फर्स्ट जो पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, उसकी यूनिट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के में जो टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग नेचर स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। ये वर्ड जो है वो एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं दोनों वर्ड्स। ठीक है, आप इसमें जो है वो दो डेफिनेशंस भी डाल सकते हो। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि आज के करंट टाइम में जो साइकोलॉजी को जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, यानी इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपके व्यवहार का, और साइकोलॉजी का जो सेंटर पॉइंट होता है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है। इसमें आप दो डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हो, इससे आपके पेपर में एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप एक मतलब अगर आपको दो डेफिनेशंस याद नहीं हो तो आप एक डेफिनेशन भी ऐड। देन उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। बेसिकली जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, इन विच एजुकेशन का मतलब होता है कि जो आपका बिहेवियर है उसमें जो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, एंड साइकोलॉजी जैसे कि हमने पीछे ही क्लियर कर लिया है कि साइकोलॉजी का मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, जो भी हमने अनुभव किए हैं उसकी साइंस कहा जाता है इसको, या तो उसकी बिहेवियर की साइंस कहा जाता है इसको। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इसमें हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम एक व्यक्ति को किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो सीखता है, और क्या उसको सीखने के अच्छे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। दूसरा है इसमें कि ये जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बीच में। हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 4 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक दो डेफिनेशंस जो है वो अपने एग्ज़ाम में जो है वो लिख सकते हैं। बट जब भी आप डेफिनेशंस लिखें तो इतना याद रखें कि जो भी ये डेफिनेशंस होती हैं वो जो है वो आपको एज इट इज़ लिखनी होती हैं। इसमें आप कोई भी मतलब हेरा फेरी नहीं कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। इसमें आपको ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू जॉन एडम, ये मैंने डेफिनेशन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड लिख दी थी क्योंकि ये कई बार टैट के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, इसलिए। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आप नेक्स्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू E.A. पिल एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ। मतलब इसमें ये बोला गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, वो डिस्क्राइब करती है या एक्सप्लेन करती है जो भी एक व्यक्ति ने अनुभव किया होता है, जब से उसका मतलब जब से वो व्यक्ति पैदा हुआ होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसने जो कुछ अनुभव किया है उसकी इसको वो इस सब में डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट थिंग है स्किनर के द्वारा। तो स्किनर ने कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू लर्निंग एंड टीचिंग। उनका मानना था कि जो मतलब आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित होती है, आपके अधिगम और शिक्षण से। ये परिभाषाएं आपको हिंदी में भी दी गई हैं, जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी में ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं ताकि उनको परेशानी ना हो। इसके बाद हम क्वेश्चन के दूसरे चरण के ऊपर चलेंगे, तो वो है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब इसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मैंने इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन नहीं किया था, वो मैं अभी ऐड ऑन कर देती हूँ।
बिहेवियरल साइंस भी कहा जाता है इसको। तो आप इसमें सबसे पहले लिख सकते हो कि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब ये है जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर आधारित होती है, क्योंकि इसके द्वारा हम जो है वो व्यक्ति की जो है वो हम जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल नहीं होता है। जिस प्रकार हमारी हाथ की उंगलियां इक्वल नहीं होती हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति भी समान नहीं होता है। तो इसके द्वारा हम जो है वो उनकी विभिन्नताओं में जो है वो भेद कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें अप्लाइड साइंस, मतलब ये जो है वो इसको हम जो है वो अपने जीवन में, या जो एक शिक्षक है वो अपनी मतलब जो भी उसकी शिक्षण या अध्ययन की प्रक्रिया है उसमें इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो है वो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं उसको इसको अप्लाई किया जाता है एजुकेशन में, ताकि आपकी टीचिंग इफेक्टिव बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि इफेक्टिव टीचिंग होती है इसकी, तो आप इसमें भी ऐसा कुछ 2-3 लाइन्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल साइंस। इसको सोशल साइंस भी कहा जाता है बिकॉज एक ह्यूमन जो है, ठीक है, चाहे वो एक टीचर है चाहे वो एक स्टूडेंट है, वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। और साइकोलॉजी जो है वो इस बात के ऊपर इसका जो मेन सेंटर पॉइंट है साइकोलॉजी का वो ये है कि इसमें जो है वो आप स्टडी करते हो एक ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर की। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सोशल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है। नेक्स्ट थिंग है इसमें प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि भविष्यवाणी कर देना, प्रेडिक्ट कर देना। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स थे, तो हम में से भी कोई एक हो सकता है, या हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे सहपाठी हो सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा उनमें से वीक होता था तो टीचर उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे कि यह बच्चा इन फ्यूचर जो है वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा भविष्य में। या अगर कोई बच्चा बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड होता था तो टीचर उसकी प्रेज़ करते थे कि नहीं, ये बच्चा किसी अच्छी जगह पहुँचेगा बड़ा होके। तो इसमें वो होता है कि अगर इसमें वही है कि टीचर एक जो है वो बच्चे के बिहेवियर को देख के जजमेंट कर लेते हैं। अगर टाइमली टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा किस फील्ड में वीक है तो वो उसको टाइमली कंट्रोल भी कर सकते हैं। पॉजिटिव साइंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मतलब ये जैसे कि हमने आपको बताया था कि साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है जिसमें एक हम जो है वो स्टडी करते हैं एक ह्यूमन के बिहेवियर की। बट ये तब से स्टार्ट हो जाती है जब से बच्चा जो है वो एक माँ के तो गर्भ में होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, इसलिए इसको कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये रुकती नहीं है। डेवलपिंग नेचर है, मतलब इसमें टाइम टू टाइम स्टडीज़ होती रहती हैं, रिसर्चेज होती रहती हैं, तो इससे इसका मतलब जो है वो विकास होता रहता है। साइंटिफिक है, मतलब ये फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करती है, ये उसके ऊपर बिलीव नहीं करती है कि क्या होना चाहिए, ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है जो है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है बिहेवियरल साइंस, मतलब आप जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि साइकोलॉजी का जो सेंटर पॉइंट है वो जो है वो आपका बिहेवियर है, क्योंकि इसमें आपके बिहेवियर की ही स्टडी की जाती है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्कोप की, तो इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, मतलब इसकी वाइड रेंज होती है इस सब्जेक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं इसके स्कोप के अंदर जो जो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, आप ऐसे या किसी अलग तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा दी लर्नर। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे पहली बात आती है कि सीखने वाले का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें देखा जाता है कि जो बच्चा है उसकी स्टडी की जाती है कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या वो सीखने के लिए तैयार है, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। ठीक है, उन सब चीज़ों का मतलब ऑब्ज़र्व किया जाता है, देन उनके ऊपर स्टडी की जाती है कि किस तरीके से बच्चे के अंदर जो है वो आप इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड थिंग है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर हम बात करें तो इसके जो हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उसके अलग अलग चरण होते हैं, तो उन सब चरणों की जो है वो स्टडी की जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो फिज़िकली और जो मेंटली चेंजेस हैं बच्चे के अंदर, वो उस बच्चे की जो सीखने की क्षमता है या सीखने की अभिवृत्ति है उसमें वो किस तरीके से बदलाव ला रहे हैं। मतलब एक बच्चा जो जब उसके अंदर फिज़िकली चेंज हो रहे हैं, मेंटली चेंज हो रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम हमारी मतलब टीन एज होती है तो उस दौरान हमारे अंदर कितने चेंजेस आते हैं, तो हमारा पढ़ाई को लेके जो मतलब रुझाव होता है वो भी उसमें भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसका इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड थिंग है
थर्ड थिंग हम पढ़ेंगे लर्निंग प्रोसेस, मतलब जो भी मतलब पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं, ठीक है, लर्निंग की थ्योरी दी गई हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट में। लर्निंग थ्योरी दी गई हैं, तो जैसे उसमें ये देखा जाता है कि लर्निंग थ्योरी के अंदर आता है कि किस तरीके से बच्चा याद रख रहा है, चीज़ों को भूल जा रहा है, ठीक है, या किस तरीके से उसको मोटिवेशन मिल रही है, तो ये सब चीज़ें बताता है वो कि किस तरीके से जो बच्चा है वो अपने ज्ञान को जो है वो मतलब ज्ञान को ग्रहण कर पा रहा है, या उसको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं उस सब चीज़ों को सीखने में, समझने में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वही आ गए हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है वो हम सब जानते हैं, वो अलग अलग आधारों पर हो सकती है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि इसके थ्रू हम ये भी जान पाते हैं कि सभी बच्चे इक्वल नहीं हैं, जिस वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, तो उनके लिए हमें अपनी टीचिंग मेथड्स भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन आ गया, ठीक है। डिसिप्लिन में आप लिख सकते हैं कि डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे को डरा धमका के नहीं, बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन सीखे, मतलब उसको रियलाइजेशन हो इस चीज़ की, हम बच्चे को डरा धमका के नहीं, मतलब उसको अनुशासन में लाएं, ठीक है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट, इसमें ये स्टडी की जाती है कि जो बच्चे के जीन्स हैं या जिस माहौल में बच्चा पल बढ़ रहा है, उस माहौल का उसकी सीखने की क्षमता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। टीचिंग मेथड, मतलब अगर हर बच्चा जो है वो अलग है, ठीक है, हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अलग है, तो उस बच्चे को ध्यान में रखकर ही टीचर जो है वो अलग अलग टीचिंग मेथड्स का जो है वो चयन कर सकता है, जैसे प्ले वे मेथड हो गया, रोल प्ले मेथड हो गया, ठीक है, या तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे प्ले वे मेथड मैंने आपको बता दिया, और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स का, TLM का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं, चाहे वो बच्चा स्लो लर्नर है, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड है, या थोड़ा डिसेबल बच्चा है, ठीक है। तो इसमें वो सब बच्चे आ जाते हैं, तो इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि उन सभी बच्चों को, उन सब बच्चों की नीड्स को देख के जो है वो आपको करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट आती है मोटिवेशन, मतलब बच्चों को प्रेरणा देनी है सीखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास इंटेलिजेंस, मतलब बच्चों को सीखने की क्षमता जो है, जैसे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, ठीक है, या तो उन सबको समझने में मदद, मतलब इसमें आप ये लिख सकते हो कि बच्चे की जो भी सीखने की क्षमताएं हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, जैसे कोई बच्चे ने आपने बच्चे को कोई वर्कशीट दे दी है, जिससे बच्चा जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। तो जिससे ये पता चलता है कि टीचर को पता चल जाता है इससे कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपके इसमें आता है क्वेश्चन में कि रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब जो इसका क्या रोल है, क्या रोल प्ले करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इससे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एक टीचर को हेल्प होती है, जब बिहेवियर, ये साइंस स्टडी ऑफ बिहेवियर है, या साइंस ऑफ बिहेवियर इसको कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक जो टीचर है वो लर्नर को अंडरस्टैंड कर पाता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ वगैरह को, ठीक है, और वो देख पाता है कि बच्चा कैसा है, स्लो है, वीक है, तो वो एक बच्चे को समझ पाता है। सिलेक्शन द टीचिंग मेथड, जब आप बच्चे को समझ जाओगे, ठीक है, तो आप जो है वो उसके हिसाब से जो है वो टीचिंग मेथड का चयन कर सकते हो कि किस टीचिंग मेथड के थ्रू वो बच्चा जल्दी समझेगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलेगा कि कौन बच्चा दूसरे बच्चे से किस प्रकार से अलग है, क्या कारण है, ठीक है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, तो जब आपको बच्चों के बारे में पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे की तरह इक्वल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको मदद मिलेगी इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में, मतलब आप एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। इवैल्यूएशन में मदद मिलेगी, ठीक है। आप बच्चों की जो है वो मतलब उनकी उनकी इवैल्यूएशन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, मतलब उनका रिजल्ट वगैरह अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। बच्चों के टेस्ट वगैरह अच्छे से लेके इवैल्यूएट कर पाओगे कि कौन बच्चा किस फील्ड में किस कारण जो है वो वीक रह गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको आप मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ाओगे, जैसे कि प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो, या तो फिर चार्ट का यूज़ करके, ठीक है, या विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स में आप आ सकते हैं, जैसे कि आप वीडियोस वगैरह दिखा सकते हो बच्चों को प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ नॉलेज फॉर टीचर। टीचर को भी पता चल जाता है कि कितना वो जो बच्चों को वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को कितना समझ आ रही हैं चीज़ें, या टीचर में कहीं कमी रह गई है, उसके मेथड्स जो हैं वो गलत हैं बच्चों को लेके, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चा थोड़ा वीक है उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जो है वो चलाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो सके, वो भी दूसरे बच्चों के बराबर आ सके। अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, इसके वजह से टीचर को मदद मिलती है कि वो बच्चों की समस्याओं को समझ पाता है कि बच्चों की अगर बच्चा वीक है या थोड़ा पीछे है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं, ठीक है, जिससे वो बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दे पाता है। तो इस प्रकार से हमारे 10th पॉइंट कवर करेंगे। डिज़ाइनिंग करिकुलम, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपना करिकुलम डिज़ाइन कर पाता है एक टीचर, ठीक है। मोटिवेशन, इससे बच्चों को प्रेरणा देने में भी मदद मिलती है कि कौन बच्चा कैसे है, उसकी क्षमता, उसकी मतलब उसका मेंटल लेवल के हिसाब से टीचर भी उसको प्रेरणा दे सकता है कि नहीं बच्चा आप ये काम कर सकते हो, आप भी एबल हो ये सब काम करने के लिए। और आप जो है वो इसके द्वारा जो है वो इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि जब एक टीचर जो है वो अलग अलग टीचिंग मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट बिल्ड होगा कि नहीं आज टीचर ने हमें खेल खेल के सिखाया था, क्या पता कल टीचर हमें किस तरीके से समझाएगा, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको और भी इस मतलब इस ई पेपर के रिगार्डिंग अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें। जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए होगी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वो टॉपिक, मैं आपको वो टॉपिक जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।